1351 रक्तरंजित ब्रह्मांड। 3 वांग टेंग को अब कोई परवाह नहीं थी। वह जो चाल चलने का प्रयास कर रहा था, वह शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को मारने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प था। सबसे पहले इस्तेमाल किया गया मूल अग्नि मूल था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। वह अंतरिक्ष बवंडर के साथ विलय करने के लिए दिव्य ज्वालाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर रहा होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे ज्वालाएं प्रकृति द्वारा बनाई गई थीं। वे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों के लिए भी खतरा थी। धमाका। बाह्य बल के कारण अंतरिक्ष बवंडर हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे वह अस्थिर हो गया। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति क्रोध से भर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से दोनों शक्तियों को नियंत्रित किया और संतुलन बनाने की कोशिश की। उसके शरीर के अंदर कई शक्तियां संतुलित थीं। उसने पहले भी 5 मूल शक्तियों को मिलाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे कुछ अनुभव था। हालांकि ये थोड़ा अलग था क्योंकि वह मूल शक्ति को अंतरिक्ष की शक्ति के साथ मिला रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः उसे संतुलन मिल गया। दोनों शक्तियां संतुलित हो गईं। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने बेयर ब्रेन की ओर देखा और महसूस किया कि तीनों रोबोट अब उसे रोक नहीं सकते। सांस। वांग टेंग ने हताशा में सांस छोड़ी। फिर उसने शेष 3 मूलों को स्पेस टॉर्नेडो के साथ जोड़ दिया। धातु उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पवन उत्पत्ति। तरीका तो अजीब था, लेकिन समय नहीं था। बूम बूम बूम। शांत हो चुका बवंडर फिर से गड़गड़ाने लगा। कंपन बहुत तेज और शक्तिशाली था, जो बाहर की ओर फैल रहा था। बाय शानहो को लगा कि उसकी भौहें ऊपर उठ गई हैं। उसने जनरल कैमरून को खींचा और पीछे हट गया। जनरल कैमरून, क्या ये ठीक है? जब वे भाग रहे थे, तब वांग टेंग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या यह उचित था? एट नोबलबन एट खांसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा जुआ खेलेगा, बाय शानहो ने अजीब खांसी के साथ कहा। बेयर ब्रेन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसे अंतरिक्ष बवंडर में छिपे खतरे का आभास हो गया था। उसकी आंखों में अविश्वास था। एक दिव्य योद्धा इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है? वह अवश्य ही एक बग होगा। विस्फोट हो जाए, इसे विस्फोट होने दो। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने चुपचाप दोहराया, उम्मीद करते हुए कि वांग टेंग भंवर पर नियंत्रण खो देगा। तथापि चीजें अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। सबसे बुरी स्थिति घटित हो गई। बवंडर स्थिर होने लगा। फक। बेयर ब्रेन खुद को कोसने से नहीं रोक सका। फिर उसने अपनी युद्ध गदा से जोरदार प्रहार किया। धमाका। तीनों रोबोट पीछे की ओर फेंक दिए गए, उनके शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। तीनों संघर्ष कर रहे थे, संभलने में असमर्थ थे, वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। ओह शट। जनरल कैमरून की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। बेयर ब्रेन बहुत खुश था। उसने उस युवक की तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा और अपने हथियार पर गहरे लाल रंग की लपटें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मूल शक्ति भी मौजूद थी। चलो देखते हैं कि आप इसे कैसे स्थिर करते हैं। उसने व्यंग्य किया और अपनी गदा सीधे स्पेस टोर्नेडो पर फेंकी। अरे, बस थोड़ा और। जनरल कैमरून हताश हो गए। थोड़ा और प्रयास करने पर वांग टेंग बवंडर को स्थिर कर सकता था। दुर्भाग्य से, ये सब व्यर्थ था। गदा के अंतरिक्ष घटना से टकराने के बाद सारा नियंत्रण खो जाता। बाय शानहो ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने दिल में आह भरी। धमाका। गहरे लाल रंग की युद्ध गदा अंतरिक्ष बवंडर में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप एक भव्य भयानक विस्फोट हुआ। शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गए। हा हा हा। बेयर ब्रेन हंसा, उसके दिल का सारा डर आखिरकार चला गया। उसने अंतरिक्ष तूफान को नष्ट कर दिया। अब वह जवान लड़का मुझसे कैसे लड़ सकता है? वांग टेंग। जनरल कैमरून ने पीले चेहरे से बवंडर को देखा। युवा प्रतिभा अभी भी अंदर है। क्या वह वहीं मर जाएगा? उसका दिल दुखने लगा। कुछ ठीक नहीं है, बाय शानहो ने गौर से देखते हुए कहा। जनरल कैमरून दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत बवंडर की ओर देखा। समय एक पल के लिए रुक गया, ठीक उसी समय जब गहरे लाल रंग की गदा अंतरिक्ष बवंडर में घुसी। फिर, इससे पहले कि हथियार भाग पाता, उसे टुकड़ों में काट दिया गया और विस्फोट को बलपूर्वक रोक दिया गया, मानो किसी विशाल हाथ ने हस्तक्षेप करके विस्फोट को रोक दिया हो। ये कैसे संभव है? बेयर ब्रेन ने गुस्से और डर के मिश्रण के साथ चिल्लाया। वह हैरान था। धमाका। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल अंतरिक्ष बवंडर ही उसकी ओर बढ़ रहा था। बुजुर्ग प्रेत का चेहरा बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बवंडर के प्रभाव क्षेत्र से दूर जाना चाहता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? एक ठंडी आवाज ने कहा। बेयर ब्रेन हिल नहीं सकता था, उसका शरीर जम गया था और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। इस बार उसका शरीर 3 सेकंड के लिए जम गया। जब तक वह अपनी गतिशीलता वापस पा सका, स्पेस टॉर्नेडो उससे 1 इंच दूर था। एक शक्तिशाली चूषण बल महसूस किया गया। बेयर ब्रेन ने अनिच्छा से दहाड़ लगाई। नहीं। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वह इतना करीब होने के कारण बच नहीं सका। शक्तिशाली प्रेत बवंडर में समा गया। अंतरिक्ष शक्ति ने उसके शरीर को अंतहीन रूप से चीर दिया। चारों मूल शक्तियां भी प्रस्फुटित हुई। बूम बूम बूम। कुछ समय बाद अंतरिक्ष बवंडर शांत हो गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। केवल मौजूद आयामी दरारें ही भयावह अंतरिक्ष हमले के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। जनरल कैमरून का चेहरा पीला पड़ गया था और वे हतप्रभ थे। वह उस समय ये बताने में सक्षम थे कि अंतरिक्ष बवंडर भयावह था, लेकिन फिर भी वह अपने पहले अनुभव से आश्चर्यचकित थे। बाई शानहो के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। यह एक राक्षस है। दूसरी ओर डेविल टाइटन डेथ बोन के माथे पर गहरी उदासी थी। वह अपनी हत्या की मंशा को छुपाने में असमर्थ था और युवा नायक को घूर रहा था। सबका ध्यान वांग टेंग पर था। किसी को भी बेयर ब्रेन की परवाह नहीं थी। जब तूफान शांत हुआ तो धीरे धीरे एक फटा हुआ शरीर दिखाई देने लगा, जो अंतरिक्ष में तैर रहा था, खून से लथपथ और पूरी तरह विकृत। यह देखना कठिन नहीं था कि शरीर का हर हिस्सा घावों से भरा हुआ था। बड़ी मात्रा में ताजा खून बिखरा हुआ था, जो शून्य में फैल गया था। यह एक रक्तरंजित ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड को रंगने के लिए एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के खून का इस्तेमाल किया गया था। यह कैसा अद्भुत युद्ध कारनामा है। पूरे इतिहास में ऐसे बहुत कम दिव्य योद्धा हुए हैं जो ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाए हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी लड़ाई इतनी अच्छी नहीं रही कि उसका जश्न मनाया जा सके। कम से कम डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 के इतिहास में तो नहीं। सबकी निगाहें उस युवक पर टिक गईं। उनकी आंखों में कई अलग अलग भाव दिख रहे थे, लेकिन सब में एक समानता थी। वे आश्चर्यचकित रह गए। यह एक अभूतपूर्व आश्चर्य था। माहौल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक मूक फिल्म चल रही हो। हर कोई सदमे में था। शांत होना मुश्किल था। वांग टेंग ने यह पुष्टि करने के लिए कि क्या बेयर ब्रेन मर चुका है, अपनी रियल आई का प्रयोग किया। हालांकि उसी क्षण एक काली ऊर्जा का गोला सोलर ड्रैगन के शरीर से निकला और डेविल टाइटन डेथ बोन की ओर बढ़ गया। जनरल कैमरून ने बदसूरत भाव से चिल्लाते हुए कहा, लानत है। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भागने की कोशिश कर रहे हो। बाई शानहो की नजर तेज हो गई। उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली और प्रेत को भागने से रोकने के लिए दौड़ी। हम्फ, डेथ बोन ने सूंघ कर कहा। धमाका। बाई शानहो को जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। एक और ऊर्जा क्षेत्र हमले से टकराया और विस्फोट हुआ। काले गोले ने डेथ बोन की आंख में प्रवेश करने का मौका पा लिया। बाई शानहो को पता था कि उसने हस्तक्षेप किया है, जिससे वह शैतान सम्राट को पकड़ने से रुक गया है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। डेथ बोन ने चुपचाप वांग टेंग की ओर देखा। फिर उसकी दोनों आंखें घूमने लगी जैसे कि वे किसी भावर में हो और फिर गायब हो गईं। हवा में सिर्फ बेयर ब्रेन की आवाज गूंज रही थी। वांग टेंग। उसका स्वर घृणा और कटुता से भरा था। मैं तुम्हें याद रखूंगा। एक दिन मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। जनरल कैमरून ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत भींच लिए। लानत है, वह भाग गया। वांग टेंग ने खेद से अपना सिर हिलाया। शैतान सम्राट नो ब्रेन एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय प्रेत था। उसने उसे हराने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में वह उसे मार नहीं सका। यह अफसोसजनक था। बाई शानहो ने वांग टेंग के कंधे को थपथपाया और शांति से उत्तर दिया, यह परिणाम बुरा नहीं है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस थोड़ा अफसोसजनक है। आखिरकार मैंने लगभग खुद को मार डाला था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। बाई शानहो अवाक रह गया। यही तो है जिसकी उसे परवाह है। ओह अच्छा, एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के जीवन के बदले में एक दिव्य योद्धा के जीवन का उपयोग करना एक अच्छा सौदा था। नहीं, यह सही नहीं है। यह युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट जितना मूल्यवान था। बाई शानहो उसे खोना नहीं चाहेगा। भविष्य में जल्दबाजी में काम मत करना। अगर कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भाग जाए तो कोई बात नहीं। परिपक्व होने पर तुम उससे लड़ पाओगे, मानव विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। बाई शानहो की उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी। वास्तव में यह छिपाना असंभव था कि वह कितने उत्कृष्ट थे। बाई शानहो ने जब उस युवक के हाव भाव देखे तो उसके होठों के कोने कांप उठे। यह आदमी थोड़ा आत्ममुग्ध है। उसने बाद वाले की तारीफ की क्योंकि वह उस युवा के कौशल से चकित था। यह सोचना कि एक बार की प्रशंसा के बाद वह आत्मसंतुष्ट हो जाएगा।
बेहतर होगा कि भविष्य में उस व्यक्ति को बधाई न दी जाए। वांग टेन को नहीं पता था कि बाई शानहो क्या सोच रही थी। उसने उत्साह से चारों ओर नजर घुमाए और विशेषता वाले उपहारों को उठाया। ये बुलबुले उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट द्वारा गिराए गए थे। उसे निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। वांग टेंग ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला और गुणकारी बुलबुले को ऊपर खींच लिया। वे गौरैया की तरह उड़कर अपने घोंसले में लौट आए। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 6-8। दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 2-6। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 3-5। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 7-5। तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 6-8। सौर ड्रैगन लॉ 3-2। अंधकार की उत्पत्ति 13। ज्वाला उत्पत्ति तारांकन 18। पृथ्वी की उत्पत्ति 16। डार्क फ्लेम डोमेन 5-2। पृथ्वी डोमेन तारांकन 4-7। दिव्य क्षेत्र आत्मा 107। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 135। अल्पविराम विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए, जिससे वह गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। एट नोबल बन एट इतने सारे। जैसा कि अपेक्षित था, जनरल कैमरून और शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने कई विशेषताएं छोड़ दी थीं, और वे सभी असाधारण थीं। अंधेरे और पृथ्वी के नक्षत्र बलों के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वांग टेंग ने पहले ही उन दो विशेषताओं में दिव्य चरण के पूर्ण 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया था, वे इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकते थे। उन्हें नक्षत्र अग्नि बल की भी भरपूर मात्रा प्राप्त हुई। कुल 21,800 अंक थे, जिससे उनके आंकड़े आकाशीय चरण के पूर्ण 9वें स्तर तक बढ़ गए। तारामंडल अग्नि बल 90,000/90,000 आकाशीय चरण 9वां स्तर। वह उस चरण तक पहुंचने वाली तीसरी शक्ति थी। वांग टेंग अब ब्रह्मांड चरण के एक कदम और करीब आ गया था। इसके बाद दो दिव्य प्रतिभाएं थीं, अंधकार और अग्नि। वांग टेंग ने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट से कई दिव्य स्तरीय डार्क टैलेंट विशेषताएं प्राप्त की। इस नए जोड़ ने आंकड़ों को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस बार ड्रैगन बीस्ट और बेयर ब्रेन दोनों ही दो बॉस की तरह थे। उन्होंने बहुत सारे दिव्य डार्क टैलेंट बबल्स पैदा किए। इसलिए उसकी अंधकार प्रतिभा दिव्य स्तर की पवन प्रतिभा से आगे निकल गई थी, जो कि उसकी पहली दिव्य योग्यता थी। जहां तक दिव्य अग्नि प्रतिभा की बात है, वह कुछ नया था। वांग टेंग ने अपनी सम्राट स्तर की अग्नि प्रतिभा को सफलतापूर्वक दिव्य स्तर तक बढ़ा दिया। एक गुणात्मक परिवर्तन था। एक महान परिवर्तन। दिव्य स्तर डार्क टैलेंट 12,300/500। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 5,400/500। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग को तब ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ जब उसकी डार्क टैलेंट बढ़ गई। ये कई बार बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन उसकी अग्नि शक्ति में आए परिवर्तन ने उसे पुनर्जन्म का एहसास कराया, जैसे कि वह ज्वालाओं का राजा हो। एक बार हाथ उठाने से स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर अग्नि शक्ति की क्षमता का आसानी से दोहन किया जा सकता था। यदि उसने सचेत होकर यह कदम न उठाया होता, तो उनके चारों ओर की अग्नि क्षमता तुरंत उसकी ओर मुड़ जाती। बाई शानहो और जनरल कैमरून उसके ठीक बगल में थे। वह अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता था। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने उसकी प्रतिभा में अचानक आए परिवर्तन को नोटिस किया होगा। इसी समय दैवीय और पार्श्विक ज्वालाएं उसके साथ अधिक घनिष्ठ हो गईं। वे उसके द्वारा वश में कर लिए गए थे, इसलिए वे उसकी आज्ञाओं का ठीक से पालन करते थे, लेकिन अब उनका अनुभव अलग था। वे उसके साथ अपने ही जैसे व्यवहार कर रहे थे। स्वामी और कुलगुरु में अंतर था। वांग टेंग इस बदलाव से बहुत खुश था। अब उसके पास 4 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं। 4। वह कितना डरावना था। कोई भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यदि यह रहस्य उजागर हो जाए तो सनातन मंच के योद्धा भी उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके बाद एक विशेष प्रकार की सौर ड्रैगन ज्वाला थी। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने अपने मन में गहरे लाल रंग की ज्वाला को ध्यान से देखा, यहां तक कि उसे छेड़ने का अवसर भी लिया। ये ज्वाला झुलसाने वाली जानवर ज्वाला, स्टार फीनिक्स ज्वाला और बाकी ज्वालाओं से अधिक शक्तिशाली थी। बेशक इसकी तुलना दिव्य ज्वालाओं से नहीं की जा सकती। दिव्य ज्वालाएं वास्तव में सर्वोत्तम हैं, वांग टेंग ने सोचा। खैर, एक और लॉ होना बुरा नहीं था। वह अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में सक्षम होगा। वांग टेंग ने उत्सुकता से इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद 3 मूल थे। उन्हें डार्कनेस ओरिजिन के 2,500 अंक, फ्लेम ओरिजिन के 3,100 अंक और अर्थ ओरिजिन के 2,400 अंक मिले। अंधकार उत्पत्ति 7,100/10,000 प्रथम श्रेणी। ज्वाला उत्पत्ति 3,300/10,000 प्रथम श्रेणी। पृथ्वी उत्पत्ति 5,200/10,000 प्रथम श्रेणी।
उनकी जानकारी तेजी से वांग तेन के दिमाग में पहुंची, जिससे तीनों के बारे में उनकी समझ दूसरे स्तर पर पहुंच गई। यह विशेष रूप से फ्लेम ओरिजिन के लिए मामला था। वर्तमान वृद्धि ने बाद वाले को उसका तीसरा सबसे शक्तिशाली मूल बना दिया। यदि पृथ्वी का उदय उस समय न हुआ होता तो इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता। इसका अर्थ ये था कि सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कई मूल विशेषताएं समाप्त हो गईं। मूल शक्ति की समझ की गहराई व्यक्ति की प्रतिभा और ज्ञान से निकटता से जुड़ी हुई थी। दूसरों को समझ के आवश्यक स्तर को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन हमारे नायक को केवल विशेषता बुलबुले उठाने की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग ने उसके लिए एक राजमार्ग खोल दिया था। ये भावना लत लगाने वाली थी। यदि वह गुणों को अपनाता रहे तो उसे अद्भुत महसूस होता रहेगा। मूल शक्तियों के अतिरिक्त दो डोमेन विशेषताएं थीं जिनकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। एक था पृथ्वी क्षेत्र। उसके पास उल्कापिंड वर्षा डोमेन था, इसलिए उसने इसे पृथ्वी डोमेन के साथ विलय करने पर विचार किया, लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद उसके मन में दूसरे विचार आए। पृथ्वी डोमेन सबसे बुनियादी डोमेन था, जिसमें कई बदलाव और बदलाव के अवसर थे, जिससे उल्कापिंड वर्षा डोमेन तुलनात्मक रूप से कम कौशल वाला था, बाद वाला ताकत और विस्फोटक शक्ति पर अधिक केंद्रित था। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं और पृथ्वी क्षेत्र को अच्छी तरह से समझने का निर्णय लिया। पृथ्वी डोमेन 17,300 तीसरा रैंक। 4,700 विशेषता अंकों ने उनके पृथ्वी डोमेन को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरा डोमेन ज्यादा खास था। यह डार्क फ्लेम डोमेन था। यह वह डोमेन था जिसका उपयोग शैतान सम्राट बेयर ब्रेन द्वारा किया जाता था। यह जनरल कैमरून के पृथ्वी डोमेन से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसे जैसे विशेषता बुलबुले उसके शरीर के साथ विलीन होते गए, हमारा नायक धीरे धीरे नए क्षेत्र के प्रति जागरूक होता गया। जैसा कि अपेक्षित था, ये डार्क और फायर डोमेन का संयोजन है। बेयर ब्रेन ने संभवतः इसे अपने दम पर बनाया है, इसलिए अलग अलग निष्पादित होने पर ये दोनों डोमेन में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली है। वांग टेन की आंखें चमक उठी। उन्होंने यह अनुमान तब लगाया जब उन्होंने डोमेन को क्रियाशील देखा, और जब इसे प्राप्त किया तो इसकी पुष्टि की। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन एक अद्भुत व्यक्ति था। डोमेन के बारे में उसकी समझ असाधारण रूप से गहरी थी। उसकी समझ स्पष्ट थी, एक अंधेरे प्रेत के रूप में और अग्नि क्षेत्र को समझना, और उसके ऊपर उसे अपने अंधेरे क्षेत्र में मिलाना। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य प्रेत कर सकता था। यह उसके लिए अफसोस की बात है कि उसने आखिरकार मुझे यह उपहार दे दिया। डोमेन एकीकरण ही वह रास्ता है जिस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। वांग टेन की आंखों में उत्साह और गहरा हो गया। वह हमेशा से अपने डोमेन का विलय करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उच्च स्तर पर नहीं था। उनमें से किसी का भी विलय करना बहुत जल्दबाजी होगी। वास्तव में, वह पहले एक प्रारंभिक सम्मेलन कर सकते थे, लेकिन यह उनके विरोधियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं होता। वास्तविक लड़ाई में अस्थिर डोमेन का उपयोग कौन करेगा? एट नोबलबन एट डार्क फ्लेम डोमेन 2200/3000 तीसरा रैंक। 5200 विशेषता अंकों ने इस डोमेन को सीधे तीसरे रैंक तक पहुंचने की अनुमति दी। वांग टेंग बहुत खुश हुए। उस दिन उन्हें जो भी डोमेन मिले, वे दोनों तीसरे स्थान पर थे। यह एक अच्छी बढ़त थी। उनका सर्वोच्च स्थान चौथा था। फिर भी, उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी डोमेन और डार्क फ्लेम डोमेन प्रारंभिक चरण में क्यों थे, वास्तविकीकरण चरण में क्यों नहीं। सही मायने में, जनरल कैमरून और शैतान सम्राट बेयर ब्रेन का डोमेन प्रारंभिक चरण में नहीं होना चाहिए। सिस्टम ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। वांग टेंग ने व्यवस्था के साथ तर्क करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे याद आया कि यह कितनी दूर और ठंडी थी, इसलिए उसने चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। मैं धीरे धीरे चीजों को समझ सकता हूं और धीरे धीरे चीजों को समझ सकता हूं। मैं जल्दी में नहीं हूं, वांग टेंग ने खुद को सांत्वना दी। जहां तक आत्मा और ज्ञान की बूंदों का सवाल है, उनमें कुछ खास नहीं था। उसने उन्हें इकट्ठा किया और अपने मन में एक ठंडक महसूस की। लड़ाई में उसने जो बड़ी मात्रा में आत्मा खर्च की थी, वह फिर से भर गई और अब उसे थकावट महसूस नहीं हुई। थकावट के कारण उनका मन दुख रहा था। सौभाग्य से, समय रहते हुए संभल गए। वे और अधिक कष्ट से बच गए। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद कुछ सेकंड बीत गए। वांग टेंग ने परित्यक्त सौर ड्रैगन के शरीर को गौर से देखा। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन द्वारा उत्पादित कई विशेषता बुलबुले उस भिन्न ड्रैगन प्रजाति के लिए विशेष विशेषताएं थीं। ये शरीर एक खजाना है। यदि वह इसे सुरक्षित कर सके और इसमें से अधिक विशेषताओं को निकाल सके, तो वह अधिक उपहार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। यह विचार थोड़ा अनुचित था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गुण सर्वोपरि थे। वांग टेंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि शरीर में गुण नहीं आएंगे।
उसने पहले भी ऐसा किया था, प्राचीन देवता की लाश से कई उपयोगी गुण प्राप्त किए थे। यह इस बात का सबूत था कि लाशें भी बुलबुले गिरा सकती हैं। ऐसी क्या बात है? बाई शानहो अचानक मुड़ी और अजीब भाव से उसकी ओर देखने लगी। क्या उसे कोई अजीब सी लत है? वह लाश को इतनी लगन से क्यों घूर रहा है? ये डरावना है। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत कठोर भाव बनाए और कहा, मैं बस यही सोच रहा हूं कि इस लाश का क्या होगा। क्या यह आपकी नजर में आया? बाई शानहो ने उत्सुकता से पूछा। वांग टेंग ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मुझे लाश से क्या मतलब होगा? एक सामान्य व्यक्ति ऐसी नजर से नहीं देखेगा, बाई शानहो ने शांति से उत्तर दिया। वांग टेंग, गलतफहमी बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं निर्दोष हूं, वांग टेंग ने जल्दी से कहा। मुझे परवाह नहीं कि यह तुम्हारे दिमाग में आया या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो, ये लाश थोड़ी परेशानी वाली है। बाई शानहो ने बुरी तरह से घायल लाश को भौहें सिकोड़कर देखा। वह चिंतित लग रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग टेंग ने पूछा। बाई शानहो ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, सोलर ड्रैगन रेस अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। उनकी नजर में रक्त रेखा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि वे अस्तित्व में मौजूद दुर्लभ कुलीन जातियों में से एक हैं। फिर उन्होंने कहा, यही सच्चाई है। उनकी प्रतिभा अद्वितीय है और ब्रह्मांड में बेहद शक्तिशाली है। उन्हें गर्व करने का अधिकार है। वांग टेंग ने वहीं से बात शुरू की जहां दूसरे ने छोड़ी थी, इसलिए अगर उन्हें कभी पता चला कि उनके किसी सदस्य के शरीर का इस्तेमाल किसी काली आत्मा ने किया है, तो वे निश्चित रूप से हंगामा करेंगे और शायद शरीर वापस भी मांगेंगे। वे इसे कभी भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये सही है। बाई शानहो ने सिर हिलाकर युवक को स्वीकृति भरी नजर से देखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना आसान था। ये परेशानी वाली बात लगती है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। मैंने इस शरीर को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या वे मुझे ढूंढ लेंगे? शायद उनके व्यक्तित्व के आधार पर, बाई शानहो ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। सचमुच? चलो, मैंने उनकी खातिर शव वापस छीन लिया। वांग टेंग को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वे एक गौरवशाली जाति हैं। संभावना है कि वे इसे एहसान के तौर पर नहीं लेंगे। बाई शानहो ने अपना सिर हिलाया। इसका कोई मतलब नहीं है। वांग टेंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को हराया केवल इसलिए कि उसे सोलर ड्रैगन रेस द्वारा दोषी ठहराया जा सके। ऐसा क्यों? ये युद्ध में लूटी गई वस्तु मानी जाएगी। क्या इसे लेने की हिम्मत है? वरिष्ठ व्यक्ति मुस्कुराया। युद्ध का सामान? वांग टेंग दंग रह गया। मैंने अकेले नो ब्रेन को नहीं हराया। जनरल कैमरून ने सबसे ज्यादा योगदान दिया और आपने मुझे जो रोबोट तिकड़ी उधार दी थी, उसने भी मदद की। मैं सिर्फ आपकी मेहनत का फल ही काट रहा हूं। वह अपनी क्षमता जानता था। अगर जनरल ने शक्तिशाली प्रेत को थकाया न होता और तीनों रोबोटों ने टालमटोल की रणनीति में मदद न की होती, तो वह मुकाबला नहीं कर पाता। वह ड्रैगन की लाश चाहता था लेकिन वह अपनी सीमा जानता था। जनरल ने कहा, मेरी तरफ मत देखो। अगर तुम नहीं होते, तो मैं बेयर ब्रेन द्वारा मारा जाता। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा मुझे लाश लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है और यह मेरे लिए बेकार है। वांग टेंग ने कहा, मुझे लगता है कि आप बोझ को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास मत करो। क्या तुम इसे चाहते हो? बाई शानहो ने अपनी आंखें घुमाई। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए और बहाना बनाया। बेशक, मैं क्यों नहीं करूंगा। मुझे इन अनोखी जातियों का अध्ययन करना बहुत पसंद है। मैं इसे खोलकर अच्छी तरह देखूंगा। फिर उसने हाथ हिलाया और शरीर को अपनी स्पेस रिंग में रखने के लिए खींच लिया। शरीर की जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे उसके लिए उसे सीधे अपने अंतरिक्ष वलय के भंडारण में भेजना संभव हो गया। इसे काटो। बाई शानहो ने उसे अजीब तरीके से देखा। तुम्हारा साहस बहुत बड़ा है, फिर भी शरीर को छूने की हिम्मत करना, जबकि तुम जानते हो कि सोलर ड्रैगन रेस कितनी परेशान करने वाली है। एट नोबल बन एट। ये कैसा शौक है? सीखने की तीव्र इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए ये सामान्य बात है ना? वांग टेंग ने कहा। बाई शानहो, ये सामान्य कैसे है? कौन सा स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा अजीब शौक रखेगा? उसने वांग टेंग से अब और बात न करने का फैसला किया। वह प्रभावित हो सकता था। जनरल कैमरून के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। उन्हें संदेह था कि वेबलिन ने वांग टेंग का दिमाग धो दिया है और अब वह युवक सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। यदि वे एक साथ अधिक समय बिताएंगे, तो क्या वांग टेंग वेबलिन जैसा बन जाएगा? हॉन्फ जाओ, यह विचार ही नष्ट हो जाए। वह दृश्य बहुत भयानक होगा।
उन्होंने रक्षा ग्रह संख्या 29 की ओर उड़ते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। शैतान टाइटन को तो ले जाया गया, लेकिन ग्रह पर लड़ाई अभी भी जारी थी। अपनी गति को देखते हुए वे जल्दी से एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। नीचे बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, हवा में विस्फोटों की गूंज थी। अनगिनत योद्धाओं ने युद्ध के मैदान को अपने खून से रंग दिया। उन्होंने सभी काले भूतों का वध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। चारों ओर देखने पर पता चलता था कि वहां बहुत अधिक अंधकार में प्रेत नहीं बचे थे, यहां तक कि कुछ मध्यम स्तर के शैतान सम्राट भी मर चुके थे। जनरल किम्बली और अन्य लोग शेष मध्य स्तरीय शैतान सम्राटों को घेर रहे थे। ज़ुएलुन और जेफ्रेड उनके चारों ओर थे। जनरल कैमरून ने गहरी सांस ली और नीचे खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, सभी लोग, शैतान सम्राट बेयर ब्रेन मर चुका है। क्या? ज़ुएलुन और जेफ्रेड इस खबर से स्तब्ध थे, अविश्वासी थे, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि शैतान सम्राट बेयर ब्रेन भी पराजित हो गया। स्थिति को बदलने की उनकी आखिरी उम्मीद शैतान सम्राट की जीत थी। हालांकि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। शैतान सम्राटों को घोर निराशा महसूस हुई। उनके मन में भागने के विचार आने लगे, अब उनमें लड़ाई जारी रखने की इच्छा नहीं बची थी। इससे पहले भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, भले ही वे नुकसान में थे। हालांकि उन्हें पता था कि अब उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह एक खोया हुआ मामला था। दूसरी ओर मानव योद्धा बहुत प्रसन्न हुए और चिल्लाने लगे, हा हा हा, हम जीत गए, हा हा हा, हम जीत गए। जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोगों को जनरल कैमरून और वांग टेंग को आते देखकर अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने अपने आसपास के मार्शल योद्धाओं पर चिल्लाया, सैनिकों, जीत हमारी है। मेरे पीछे आओ और मार डालो। मारना, मारना, मारना। असंख्य योद्धा चिल्लाने लगे। सेना का मनोबल अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वे दहाड़ते हुए अंधेरे भूतों की ओर बढ़े और सबका नरसंहार किया। गर्जन। अंधेरे भूत प्रेत डर गए। तभी एक अंधेरा भूत टूट गया और भागने के लिए मुड़ा। डर संक्रामक था। अन्य प्रेत लड़ने की इच्छा खो बैठे और भागने लगे। तराजू एक और भारी रूप से झुक गया। मानवता ने अंततः रक्षा ग्रह संख्या 29 पर अपनी सबसे बड़ी जीत का स्वागत किया। अंततः युद्ध खत्म हो गया। शेष अंधेरे प्रेत भाग गए और तितर बितर हो गए, लेकिन उनमें से लगभग सभी मानव योद्धाओं द्वारा मारे गए और हमेशा के लिए वहीं रह गए। केवल कुछ ही राक्षस आयामी दरार से बच निकलने में सफल रहे। ज़ुएलुन, वह पिशाच जिसने वांग टेंग का कई बार सामना किया था, भागने वालों में से एक था। वांग टेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वह व्यक्ति भाग गया और वह इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। वह पहले ही 2 बार स्पेस टोर्नेडो का प्रयोग कर चुका था और दूसरा बुलाने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि ये द्वेष केवल उसकी छोटी नोटबुक में ही दर्ज हो सकता है। आकाश में आयामी दरार गायब हो गई, क्योंकि अब इसका रखरखाव नहीं किया जा सका। प्राणी निराशा से भरकर चुपचाप चले गए। शायद वे भविष्य में होने वाले आक्रमण के लिए समय का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे संभवतः कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। इस युद्ध ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था तथा रक्षा ग्रह संख्या 29 पर समग्र स्थिति को उलट दिया था। दुश्मन की मुख्य सेनाओं को पीछे हटाने के बाद शेष बचे हुए प्रेत अब कोई खतरा नहीं थे। मानव मार्शल योद्धा उन्हें खत्म करने और ग्रह को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। उस दिन के बाद से यह ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहां अंधकार में प्रेत अपनी इच्छा से पैर रख सके। विजय। कई योद्धा चुपचाप खड़े थे। वे अपने हाथों पर लगे खून को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ किसी तरह से झूठा था। उन्हें अभूतपूर्व जीत का तोहफा मिला। भले ही वे परिणाम में भागीदार रहे हों, लेकिन उस समय यह विचार अविश्वसनीय था। जीत इतनी अचानक मिली कि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। युद्धरत योद्धाओं ने अपने हाथों पर लगे ताजे खून को देखा और अपने आसपास गिरे साथियों को भी। अचानक उनके खून से सने गालों पर गर्म आंसुओं की 2 धारें बह निकली। उफ! उनके गले से दबी हुई और धीमी सी सिसकारियां निकल रही थी। उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, क्योंकि असली मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। हालांकि आंसुओं को बाहर आने से रोकना बहुत मुश्किल था। विजय। वे सचमुच जीत गए। सबने इधर उधर देखा और आखिरकार इस तथ्य की पुष्टि कर दी। अचानक गर्जना और जयकारे सुनाई देने लगे। अल्पविराम। ऊपर आसमान में वांग टेंग, जनरल कैमरून और अन्य लोग राहत भरी मुस्कान के साथ नीचे देख रहे थे। हाँ, वे जीत गए। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंत में वे जीत गए। जनरल कैमरून भावुक हो गए। उन्होंने मुड़कर वांग टेंग की ओर देखा। इस अद्वितीय युवा खिलाड़ी ने अकेले ही हमें विजय दिलाई। वांग टेंग भी भावुक हो गए। यह एक कठिन जीत थी। कई बार उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे भी। उसने नीचे देखा। जमीन टूट चुकी थी, ऊंचे पहाड़ ढह गए थे और पेड़ गिर गए थे।
हर जगह विनाश के निशान थे। यह एक विनाशकारी दृश्य था। काली धुंध छा रही थी, पौधे मुरझा रहे थे और सूख रहे थे, वे सर्वव्यापी अंधेरी शक्ति से प्रभावित थे। हजारों मील तक भूमि बंजर थी। काले प्रेतों के खून से लथपथ स्थानों पर जीवन समाप्त हो गया। रक्षा ग्रह संख्या 29 कभी जीवन से भरा एक समृद्ध ग्रह था। अफसोस, प्रेत आक्रमण ने धीरे धीरे इस जगह को बंजर भूमि में बदल दिया। इस बार युद्ध ने एकमात्र बची हुई पर्वत श्रृंखला और जंगल को नष्ट कर दिया। इसे ठीक होने में संभवतः हजारों साल लगेंगे। वांग टेंग ने आह भरी। युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। ये भूत प्रेत एक विपत्ति के अलावा कुछ नहीं थे। चाहे वे कहीं भी प्रकट होते, वे अपने साथ विनाश और मृत्यु लेकर आते। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो जीत की खुशी थोड़ी कम हो गई। वह थोड़ा परेशान था। जनरल कैमरून मुस्कुराए और अचानक लोगों को संबोधित किया। सब लोग, सभी योद्धा ऊपर देखने लगे, उनकी आंखें अपने सेनापति के प्रति आदर और आदर से भरी हुई थीं। यदि वह शैतान सम्राट बेयर ब्रेन और भयावह काले राक्षस से नहीं निपटता, तो वे पराजित हो जाते और कई मार्शल योद्धा दुश्मन के हाथों मारे जाते। ये स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें विजय दिलाई उसका नाम महान कियान साम्राज्य में फैलेगा। हालांकि उनके शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। हम विजयी हैं, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं है। मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संदेश को सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। ... क्या ये जनरल कैमरून का श्रेय नहीं है? वह कैसे संभव है? ऐसा करने की ताकत किस में है? एट नोबलबन एट वह कौन है जिसे धन्यवाद दिया जा रहा है? सभी के मन में अनगिनत प्रश्न उभर रहे थे, तथा सबकी नजरें जनरल कैमरून के चेहरे पर टिकी थी। जनरल कैमरून, क्या वह? वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह थोड़ा हैरान था, पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि जनरल क्या कहने की योजना बना रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महान अधिकारी ऐसे अवसर पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं जिस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह है कर्नल वांग टेंग। प्रमुख जनरल ने कहा, उन्हें ज्यादा देर तक असमंजस में नहीं रखा। उसने वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या? कर्नल वांग टेंग? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उस युवक को देखने लगे। सच कहें तो वे सभी बाद वाले से परिचित थे। पिछली लड़ाई में वांग टेंग का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। उसने एक शैतान टाइटन पर हमला करने की हिम्मत भी की, जिससे उसके बारे में सबकी धारणा बदल गई और उसकी प्रशंसा भी हुई। ... सभी को लगा कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर सचमुच उत्कृष्ट था। बाद में उन्होंने शैतान के अंडे को नष्ट कर दिया और एक बड़ी आपदा को रोका। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ये कैसे किया, फिर भी वे समझ गए कि ऐसा योगदान छोटा नहीं था। फिर भी सबसे बड़ा योगदानकर्ता वह नहीं हो सकता। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के पेगी, वांग टेंग और अन्य डिप्टी कमांडर युद्ध के मैदान में इधर उधर बिखरे हुए थे, अलग अलग तरह की चोटों से जूझ रहे थे। सौभाग्य से कोई भी जानलेवा नहीं था। सभी सदस्य वांग टेंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे सदमे में थे और एक ही विचार साझा कर रहे थे। है, हमारे कमांडर ने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने अपने वाक्यांश में फिर से का प्रयोग क्यों किया? दूसरी तरफ DQ भी युद्ध के मैदान में था। उसने युवा नायक को परेशान भाव से देखा। मैं मूलतः वांग टेंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब हालात ऐसे कैसे हो गए? वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बिना सोचे समझे ही वह इतने बड़े अंतर से पीछे रह गए। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थी। एट नोबलबन एट उसके हृदय में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। हर कोई, आप शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर काले भूत रहते थे, जो एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। कर्नल वांग टेंग ने ही उनकी साजिश का पर्दाफाश किया था। ये कर्नल वांग टेंग ही थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने और हमारे लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने में संकोच नहीं किया। जनरल कैमरून ने युवा नायक को धक्का देकर अपने सामने खड़ा कर दिया ताकि हर कोई उसे देख सके। फिर उसकी आवाज अत्यंत भावुक हो गई। इसलिए मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कर्नल वांग टेंग के बिना हमें अंधेरे प्रेत के आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ता, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग हताहत होते। कर्नल वांग टेंग के बिना हम शैतानी डिम से निपटने में असमर्थ होते और विनाशकारी परिणाम भुगतते। कर्नल वांग टेंग के बिना हम ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को बड़ी क्षति पहुंचाने और उसे भगाने में असमर्थ होते। आखिर में कर्नल वांग टेंग के बिना मैं शायद शैतान सम्राट बेयर ब्रेन के हाथों बहुत पहले ही मर चुका होता। वह वही था जिसने मुझे बचाया, अंततः शैतान सम्राट को हराया। अल्पविराम। उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी। सभी के जबड़े काफी देर तक खुले रह गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। दूसरे बयान के अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि उस युवक ने इतनी सारी चीजें की थी।
उनमें से हर एक को यह अविश्वसनीय लगा। उसे अंधेरे प्रेतों की साजिश के बारे में कैसे पता चला? उसने ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट को इतना नुकसान कैसे पहुंचाया? और अंतिम बात, वांग टिंग ने जनरल कैमरून को शैतान सम्राट बेयर ब्रेन से कैसे बचाया और राक्षस को कैसे हराया? वांग टिंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सिर्फ एक दिव्य योद्धा है। वह ब्रह्मांड के प्राणियों के बीच लड़ाई में कैसे भाग ले सकता है? जनरल की बातों पर किसी को संदेह नहीं था। इसे सत्यापित करना बहुत आसान था, झूठ गढ़ना असंभव था। जनरल कैमरून के पास किसी और को श्रेय देने का कोई कारण नहीं था। उस युद्ध में समग्र विजय प्राप्त करना निश्चित रूप से एक महान योगदान था। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इससे ईर्ष्या करेंगे। फिर भी इस खबर पर यकीन करना मुश्किल था। सुनने वाले सभी लोग सदमे और अविश्वास से भर गए। युवा कर्नल को उम्मीद नहीं थी कि उसका सीनियर उन सभी कारनामों का जिक्र सबके सामने करेगा। वह थोड़ा स्तब्ध था। जनरल कैमरून ने तो उन्हें पहले से बताया भी नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने होना शर्मनाक था। वह दिल से शर्मीला व्यक्ति था। फिर भी उसे किसी तरह समझ में आ गया कि जनरल ने ऐसा क्यों किया था। वह एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका श्रेय बहुत बड़ा है। अगर सैन्य तंत्र द्वारा इसकी समीक्षा की जाती तो कोई नहीं जानता कि इसमें क्या क्या मोड़ आएंगे। इसके अलावा वांग टिंग की स्थिति विशेष थी और उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था। कई लोग ऐसे भी थे जो इस युवा को इतनी बड़ी मान्यता प्राप्त करते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्हें उनके अधिकांश योग्य श्रेय को अमान्य करने के लिए बस थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जनरल कैमरून के माध्यम से सभी को मौके पर ही सूचित कर दिया गया, जो कि उन्हें एक बीमा पॉलिसी प्रदान करने और मूलतः समस्या का समाधान करने के समान था। यदि कोई इसके बारे में कुछ करना चाहता था तो उसे युद्ध के मैदान में मौजूद सभी योद्धाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी। जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जनरल कैमरून के कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था। इस बार उन्हें काफी प्रसिद्धि और श्रेय भी मिला था। वास्तव में वे वांग टिंग के कार्यों के लिए बहुत आभारी थे और रास्ते में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। इस खुलासे से पूरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स अचंभित रह गई। उन्होंने विस्मित आंखों से अपने कमांडर को देखा। हमारे कमांडर ने ये सब किया। चाहे जो भी हो, हर कोई वांग टिंग को पूरी तरह से अलग नजरिए से देख रहा था। जनरल कैमरून के प्रति जो उत्साह और सम्मान उनमें था, वह हमारे नायक में भी स्थानांतरित हो गया। मार्शल योद्धा हमेशा शक्तिशाली लोगों को ही आदर्श मानते थे। वांग टिंग के कार्यों ने सभी का दिल जीत लिया था, यहां तक कि उनका आभार भी जीत लिया था। उसके बिना रक्षा ग्रह संख्या 29 गिर गया होता, अन्यथा उनमें से कई संभवतः मर गए होते। जनरल कैमरून ने जब देखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है तो वे मुस्कुराए। फिर वांग टिंग से पूछा, ये कैसा है? क्या आपको यह उपहार पसंद आया? जनरल कैमरून, इस उपहार ने मुझे अचंभित कर दिया। वांग टिंग ने भौहें उठाई, अचंभित। हा हा हा। जनरल ने जब उस युवा की प्रतिक्रिया देखी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम इसी के लायक हो। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ और नहीं कहा। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने जनरल की जान भी बचाई थी। उच्च अधिकारी अब उसे भतीजे की तरह मानते थे, न कि किसी महान क्षमता वाले अधीनस्थ या प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह। जनरल कैमरन ने कहा, चलो नीचे चले। वरिष्ठ। वांग टिंग ने पलट कर देखा, लेकिन पाया कि बाई शानहो पहले ही गायब हो चुकी थी और कोई निशान भी नहीं छोड़ पाई थी। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। जनरल ने कहा, बाई शानहो पहले ही जा चुका है। टिंग ने सिर हिलाया। उसे शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं की गहरी समझ थी। वे विशेषज्ञ बिना कोई निशान छोड़े वहां आते और चले जाते थे तथा एक ही उंगली से उसे मार डालने में सक्षम थे। उनमें अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा ने दृढ़ संकल्प और तत्परता प्राप्त कर ली। फिर वे उड़कर नीचे आए और बाकी लोगों से मिले। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। युवा नायक ने पहले ही क्षेत्र में बिखरे हुए विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए थे और बाद में जब वह वापस जाएगा तो उन्हें गिनेगा। उसने वेई टोंग और अन्य लोगों को देखा, फिर उनकी दिशा में उड़ चला। उसके लोगों ने उत्साह से उसका स्वागत किया। नेता। उनकी नजर में वांग टिंग एक हीरो था। हाल ही में हासिल की गई सभी उपलब्धियां एक सामान्य व्यक्ति द्वारा हासिल नहीं की जा सकती थी, लेकिन वांग टिंग ने ये कर दिखाया। वे अपने नेता की योग्यता पर अत्यधिक गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वांग टिंग ने उन पर नजर डाली। सभी लोग मौजूद थे, इसलिए उसने राहत की सांस ली। क्या सब ठीक है? वेई टोंग ने अपनी छाती थपथपाए और गर्व से कहा, हा हा हा, हम नहीं मरेंगे। काली प्रेतात्माएं हमें नहीं मार सकती।
डिप्टी जीरा शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। टस्क, अगर माली ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम किसी प्रेत के ब्लेड से मारे गए होते। ओ, वेई टोन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हमारे कमांडर के सामने मेरी पोल मत खोलो। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। यह आदमी शेखी बघार रहा है। वेई टोन के हाव भाव पर बाकी लोग हंस पड़े। मांसल शरीर वाला ये हंक अजीबोगरीब हाव भाव दिखाते हुए बिल्कुल अजीब लग रहा था। हमारे नायक ने देखा कि कोई उसे घूर रहा था। उसने उस सामान्य दिशा में देखा और समूह के पीछे एक ठंडी और सुंदर महिला खड़ी देखी। एट नोबलबन एट। उसकी नजर अलग थी, वह चिंतित और परेशान दिख रही थी। वह बारीकी से उसकी जांच कर रही थी कि कहीं वह घायल तो नहीं है। ये पैगी थी। पैगी, जब से उन्होंने रक्षा गृह संख्या 29 पर कदम रखा था, तब से उनकी डिप्टी है। वांग टेंग को ये बात छू गई। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। पैगी को शर्म आ गई क्योंकि उसके विचार समझ में आ गए थे। उसने अपनी नजर कहीं और घुमा ली, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। अल्पविराम। युद्ध समाप्त हो गया और सभी लोग युद्ध क्षेत्र को साफ करने में लग गए। सभी शहीदों के शवों को उठाकर उन्हें दफनाना जरूरी था। वे सभी नायक थे, उन्हें जंगल में छोड़ना अनुचित होगा। नायकों का हॉल ही वह स्थान था जहां उन्हें होना चाहिए था। अंधेरे प्रेत की लाशों को भी जलाना पड़ता था। अगर वे कीमती होती तो उन्हें शोध के लिए वापस भेज दिया जाता। उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार उन्हें भूमि को साफ करने तथा शेष बची हुई काली शक्तियों को हटाने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नए काले तारा जंतुओं के जन्म लेने का खतरा था, जो क्षेत्र में पुनः कहर बर पाएंगे। इस वजह से वांग टेंग को शारीरिक श्रम करना पड़ा। वह एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा था। प्रकाश बल क्षेत्र को समस्त अंधकार बल से शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका था। मुझे अपने हल्के बल के कारण अधिक काम करने पड़ते हैं। मेरे पास ये क्यों है? वांग टेंग ने जनरल कैमरून को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह आपके लिए अच्छी बात है। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? जनरल कैमरन को समझ नहीं आया। बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें रहने दो, मैं अपनी प्रतिभा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वांग टेंग ने मासूमियत से जवाब दिया। जनरल कैमरून इस उत्तर से अचंभित रह गए। उसे लगा कि वह युवक शेखी बघार रहा है। अरे, वेबलेन भी यहाँ है। वांग टेंग ने एक बुरे आदमी को देखा, जो प्रमुख जनरल के ठीक पीछे खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वांग टेंग, मोइरा को बचाने के लिए धन्यवाद। वेबलेन ने अत्यंत ईमानदारी से धन्यवाद दिया। उसके अपहरण के बाद से वह ठीक से सो नहीं पा रही थी और न ही ठीक से खा पा रही थी। वह अपनी शिष्या के लापता होने के बारे में सोचते हुए खुद को दोषी मानता रहा। सौभाग्य से वांग टेंग ने उसे बचा लिया। आपका स्वागत है। मोइरा मेरी भी दोस्त है। वांग टेंग की नजरें चमक उठी। उसने शैतानी दिमाग वाले अंधेरे भूत को मोइरा के शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया था, ताकि वह आखिरकार अपने शरीर के मोटर कार्यों को पुनः प्राप्त कर सके। जहां तक शैतान मन वाले व्यक्ति का प्रश्न है, उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया और वापस अंधकारलोक में चला गया। जस्टिन भी उसके साथ वापस चला गया। इस बार हमारे हीरो ने निहिलिटी से जस्टिन बनने को कहा। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर में मौजूद शक्तिशाली अंधेरे भूतों से निपट सकता था। चूंकि वह जानता था कि बेयर ब्रेन की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वांग टेंग ने जासूसी का काम जारी रखने का निर्णय लिया। इस बात की संभावना थी कि उसे लंबे समय तक जासूस बने रहना पड़ेगा। जहां तक उसके असली रूप की बात है, वह कुछ समय के लिए डाकलैंड की ओर जाने में असमर्थ होगा। जल्द ही लीग ऑफ टैलेंट्स आयोजित होने वाली थी और उसे उसमें भाग लेना था। उसकी नजर अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकार पर थी। उसके लिए ब्रह्मांड के मंच तक पहुंचना महत्वपूर्ण था। हमारे हीरो के मन में कई विचार आए। अंत में उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह ठीक है? वह ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। वेबलेन एक एहसान मांगना चाहता था, लेकिन क्या आप उसकी आत्मा को ठीक करने में मदद करने के लिए जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बना सकते हैं? यह एक छोटी सी बात है, जब मैं वापस आऊंगा तो उसके लिए एक बनाऊंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। धन्यवाद, अब मैं आपके 2 उपकार चुकाने के लिए बाध्य हूँ। भविष्य में जब भी आपको मदद की जरूरत होगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सहायता करूंगा, वेबलेन ने खुशी से वादा किया। वांग टेंग मुस्कुराया और हाथ हिलाया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम करीबी दोस्त हैं। क्या मैं ऐसा व्यक्ति दिखता हूं जो एहसान के लिए ऐसा करता है? वेबलेन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही हो, हम घनिष्ठ मित्र हैं, हमें किसी उपकार की क्या आवश्यकता है? वांग टेंग, मैं तो बस विनम्र बन रहा था। क्या आप जानते हैं कि विनम्र होने का क्या मतलब है? ये बूढ़ा आदमी, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हा हा हा,
जनरल कैमरून बेकाबू होकर हंस पड़े जब उन्होंने कोने में फंसे वांग टेन को देखा। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और कहा, ठीक है, चलो पहले बची हुई डार्कफोर्स को हटाते हैं। जितना ज्यादा समय लगेगा, सफाई करना उतना ही मुश्किल होगा। वेबलिन गंभीर हो गया और सिर हिलाया। उसने एक अजीबोगरीब यंत्र निकाला और उसे वांग टेन को दे दिया। ये शोधक है। इसके अंदर प्रकाश बल के पत्थर जड़े हुए हैं। आप उन्हें अपने प्रकाश बल से स्थापित कर सकते हैं। इससे आप एक बड़े क्षेत्र को साफ कर पाएंगे। दिलचस्प। वांग टेंग ने प्राप्त डिवाइस की जांच की। उसने अपनी असली आंख से आंतरिक संरचना को देखा और कहा, अंदर एक प्रकाश तत्व सरणी है। ओह, आप इसे देख सकते हैं। वेबलेन आश्चर्यचकित था। फिर उसे याद आया, ओह ठीक है, आप एक रून मास्टर हैं। वांग टेंग मुस्कुराए। यह कोई उच्च श्रेणी की सरणी नहीं थी, लेकिन डिवाइस के साथ इसका एकीकरण एक स्मार्ट और कठिन विचार था। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और आसमान में उड़ गया। फिर उसने यंत्र में अपनी प्रकाश शक्ति भर दी। एकीकृत सरणी सक्रिय किया गया। हल्की बारिश होने लगी और जमीन पर गिरने लगी। डॉट डॉट डॉट। जमीन से काली धुंध की लपटें उठ रही थीं। धीरे धीरे जमीन साफ हो गई और हवा में काली धुंध गायब हो गई। बस कुछ ही पल लगे, इलाके में फैली अराजकता और बेचैनी गायब हो गई। युद्ध क्षेत्र को साफ करने का काम सौंपे गए मानव योद्धा युवा नायक की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। कई लोग पहली बार यह अनुभव कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वांग टेंग एक प्रकाश तत्व योद्धा था। वांग टेंग की प्रतिभा के बारे में उनकी समझ एक बार फिर ताजा हो गई। उत्तरार्ध एक दुर्लभ प्रतिभा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्मांड मंच के अंधेरे भूत से लड़ सकता था, भले ही वह अभी भी एक दिव्य योद्धा था। ग्रह संख्या 29 के मुख्य आधार पर वापस। दूर से युद्धक जहाज उड़ते हुए आ रहे थे और अपने साथ खून की गंध लेकर मुख्य अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य बेस की रक्षा कर रहे मार्शल योद्धाओं ने आगमन से सतर्क होकर ऊपर देखा। वे वापस आ गए हैं। जनरल कैमरून वापस आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हुआ। अल्पविराम। हर कोई उत्साहित था। जमीनी स्तर पर चर्चाएं तेज हो गईं। हर कोई असहज महसूस कर रहा था। इस बार हमला इंसानों ने किया था, इसलिए कई लोग निराशावादी महसूस कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि यह एक विनाशकारी हार होगी। बेशक, युद्ध के कुछ समर्थकों का मानना था कि इंसानों को सक्रिय होना चाहिए। उन्हें लगा कि उन्हें जवाबी कार्रवाई करके अपनी हार का सिलसिला रोकना चाहिए। हवा में मौजूद युद्धक जहाज रुक गए और मुख्य बेस के कमांडिंग सिस्टम से संपर्क किया। अपनी पहचान की पुष्टि होने के बाद ही वे अंदर दाखिल हुए। सभी युद्धक जहाज मुख्य बेस में घुस गए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, खून के धब्बे और बल के हमलों से हुई क्षति स्पष्ट होती गई। इससे साबित होता है कि मुठभेड़ कितनी भीषण थी। हालांकि वापस लौटने वाले जहाजों की संख्या उतनी ही थी जितनी लड़ाई के लिए निकले जहाजों की थी। इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी। हर कोई परिणाम का अनुमान लगा रहा था और मुस्कुराने लगा। जहाज नीचे उतरे और मैदान में खड़े हो गए। जनरल कैमरून के नेतृत्व में मार्शल योद्धा नीचे उतरे। कुछ स्वर्ग मंच के जनरल आगे बढ़े। स्वागत है, जनरल कैमरून। आपकी विजयी वापसी के लिए बधाई। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी। यह एक शानदार जीत थी। हा हा हा। अग्रणी जनरल अपने सामान्यतः कठोर चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके, उनकी हंसी फूट पड़ी। उपस्थित योद्धाओं ने अपने वरिष्ठों की प्रतिक्रिया से अनुमान लगाया, उनकी आंखों में खुशी थी। बेस पर रुके जनरलों ने जनरल क्यू युवानजू और जनरल कैमरून के पीछे खड़े अपने अन्य साथियों को ईर्ष्या से देखा। ये बहुत बड़ी योग्यता थी। हम इसका हिस्सा क्यों नहीं थे? अगर वे कहते हैं कि उन्हें ईर्ष्या नहीं है तो वे झूठ बोल रहे होंगे। हालांकि उन्होंने बेस पर ही रहना चुना। ये सही है कि जनरल कैमरून ने उन्हें मौका दिया। अफसोस, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो संदेह करते हैं और पीछे रहना पसंद करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल कैमरून का अनुसरण किया और श्रेय अर्जित किया। वे इसके हकदार थे। उच्च अधिकारियों के समूह को जब उन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान गया तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। जो अधिकारी रुके थे, वे अलग ही विचारधारा के थे और हमेशा उनके फैसले का विरोध करते रहे थे। अंततः उन आलोचकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखते हैं इस बार वे रोएंगे या नहीं। जनरल कैमरून आगे बढ़े और पूछा, जनरल तियान, क्या बेस पर सब कुछ ठीक है? जनरल तियान बोमिंग ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सुनकर अच्छा लगा। जनरल कैमरून ने राहत की सांस ली। मुख्य सेना को महायुद्ध के लिए भेज दिया गया था। बेस की रक्षा के लिए केवल मार्शल योद्धाओं का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अगर प्रेत हमला करने का मौका लेते तो वे बेस खो सकते थे। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।
जनरल कैमरून, मैं अपने आदमियों से कुछ तैयारियां करने को कहूंगा ताकि हम अपनी जीत का जश्न मना सकें, तियान बोमिंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाया। कोई जल्दी नहीं है। बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं, क्यों न हम उन्हें आराम करने का कुछ समय दें। हमें साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए। तियान बोमिंग ने अपना सिर थपथपाया और जल्दी से कहा, मैं क्या सोच रहा हूं। जरूर, जरूर। जनरल कैमरन ने कहा, इसके अलावा मुझे मुख्यालय को युद्ध के बाद की रिपोर्ट भी देनी है। मैं अगले 2 दिनों में व्यस्त रह सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान बोमिंग को इस अस्वीकृति से शर्मिंदगी महसूस हुई। बगल में खड़े जनरलों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। वह व्यक्ति अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जनरल कैमरून का अभियान विजयी था। दुर्भाग्य से बाद वाले को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा उसके कामों से उसकी अधीरता का पता चलता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम युद्ध के बाद की रिपोर्ट बनाना और युद्ध में शामिल योद्धाओं को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कृत करना था। किसी के पास उसके साथ पार्टी करने का समय नहीं था। जनरल कैमरून ने जनरल क्यू युवानजू और बाकी अधिकारियों से कहा कि वे वापस जाएं और कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को अस्पताल भेजें। वह उनके स्वास्थ्य लाभ को बहुत महत्व दे रहे थे तथा ये सुनिश्चित कर रहे थे कि प्रत्येक घायल को सर्वोत्तम उपचार मिले। सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। वांग टेंग को फिर से प्रकाश बल उपचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार अंधेरे प्रेत के हमलों का मुकाबला करने के लिए इसका प्रभाव अद्भुत था। यह अच्छी बात थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अतीत में उनकी अनेक महान उपलब्धियों से मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे और इसके लिए उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब वे उनके अधिक करीब महसूस करते थे और उनका अधिक समर्थन करते थे। वह निश्चित रूप से शीघ्र ही रैंक में ऊपर उठेगा तथा उसके सामने सामान्य योद्धाओं के विपरीत एक उज्जवल भविष्य होगा। फिर भी वह घमंडी नहीं था। वह जमीन से जुड़ा हुआ था और उनसे बातचीत करते समय मजाक करता था। यह बताना मुश्किल था कि वह युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह उनका सम्मान और प्यार कैसे न पा सके। अल्पविराम। महान कियान साम्राज्य में तूफान उठ रहा था। रक्षा गृह संख्या 29 से समाचार भेजा गया। उच्च अधिकारियों में से कई लोगों को इस मामले के बारे में पता था और वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए भेजा। परिणाम ये हुआ कि मानव ने सचमुच एक शानदार जीत हासिल कर ली थी और वह शीघ्र ही संपूर्ण रक्षा गृह संख्या 29 पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। हॉन्फना। हर कोई सदमे में था। राजधानी में तूफान 1। रक्षा गृह संख्या 29 के मुख्य आधार पर वापस। दूर से युद्धक जहाज उड़ते हुए आ रहे थे और अपने साथ खून की गंध लेकर मुख्य अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य अड्डे की रक्षा कर रहे मार्शल योद्धाओं ने आगमन से सतर्क होकर ऊपर देखा। वे वापस आ गए हैं। जनरल कैमरून वापस आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हुआ। अल्पविराम। हर कोई उत्साहित था। जमीनी स्तर पर चर्चाएं तेज हो गईं। हर कोई असहज महसूस कर रहा था। इस बार हमला इंसानों ने किया था, इसलिए कई लोग निराशावादी महसूस कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि यह एक विनाशकारी हार होगी। बेशक युद्ध के कुछ समर्थकों का मानना था कि इंसानों को सक्रिय होना चाहिए। उन्हें लगा कि उन्हें जवाबी कार्रवाई करके अपनी हार का सिलसिला रोकना चाहिए। हवा में मौजूद युद्धक जहाज रुक गए और मुख्य बेस के कमांडिंग सिस्टम से संपर्क किया। अपनी पहचान की पुष्टि होने के बाद ही वे अंदर दाखिल हुए। सभी युद्धक जहाज मुख्य बेस में घुस गए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, खून के धब्बे और बल के हमलों से हुई क्षति स्पष्ट होती गई। इससे साबित होता है कि मुठभेड़ कितनी भीषण थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वापस लौटने वाले जहाजों की संख्या उतनी ही थी जितनी लड़ाई के लिए निकले जहाजों की थी। इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी। हर कोई परिणाम का अनुमान लगा रहा था और मुस्कुराने लगा। जहाज नीचे उतरे और मैदान में खड़े हो गए। जनरल कैमरून के नेतृत्व में मार्शल योद्धा नीचे उतरे। कुछ स्वर्ग मंच के जनरल आगे बढ़े। स्वागत है जनरल कैमरून, आपकी विजयी वापसी के लिए बधाई। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी। यह एक शानदार जीत थी। हा। अग्रणी जनरल अपने सामान्यतः कठोर चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके, उनकी हंसी फूट पड़ी। उपस्थित योद्धाओं ने अपने वरिष्ठों की प्रतिक्रिया से अनुमान लगाया, उनकी आंखों में खुशी थी। बेस पर रुके जनरलों ने जनरल क्यू युवानजू और जनरल कैमरून के पीछे खड़े अपने अन्य साथियों को ईर्ष्या से देखा। यह बहुत बड़ी योग्यता थी। हम इसका हिस्सा क्यों नहीं थे? अगर वे कहते हैं कि उन्हें ईर्ष्या नहीं है तो वे झूठ बोल रहे होंगे। हालांकि उन्होंने बेस पर ही रहना चुना। यह सही है कि जनरल कैमरून ने उन्हें मौका दिया। अफसोस, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो संदेह करते हैं और पीछे रहना पसंद करते हैं।
एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल कैमरून का अनुसरण किया और श्रेय अर्जित किया। वे इसके हकदार थे। एट नोबलबन एट उच्च अधिकारियों के समूह को जब उन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान गया तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। जो अधिकारी रुके थे वे अलग ही विचारधारा के थे और हमेशा उनके फैसले का विरोध करते रहे थे। अंततः उन आलोचकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखते हैं इस बार वे रोएंगे या नहीं। जनरल कैमरून आगे बढ़े और पूछा, जनरल तियान, क्या बेस पर सब कुछ ठीक है? जनरल तियान बोमिंग ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह सुनकर अच्छा लगा। जनरल कैमरून ने राहत की सांस ली। मुख्य सेना को महायुद्ध के लिए भेज दिया गया था। बेस की रक्षा के लिए केवल मार्शल योद्धाओं का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अगर प्रेत हमला करने का मौका लेते तो वे बेस खो सकते थे। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जनरल कैमरून, मैं अपने आदमियों से कुछ तैयारियां करने को कहूंगा ताकि हम अपनी जीत का जश्न मना सकें, तियान बोमिंग ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। जनरल कैमरून ने हाथ हिलाया। कोई जल्दी नहीं है। बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं, क्यों न हम उन्हें आराम करने का कुछ समय दें। हमें साथ मिलकर जश्न मनाना चाहिए। तियान बोमिंग ने अपना सिर थपथपाया और जल्दी से कहा, मैं क्या सोच रहा हूं। जरूर जरूर, जनरल कैमरन ने कहा, इसके अलावा मुझे मुख्यालय को युद्ध के बाद की रिपोर्ट भी देनी है। मैं अगले 2 दिनों में व्यस्त रह सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान बोमिंग को इस अस्वीकृति से शर्मिंदगी महसूस हुई। बगल में खड़े जनरलों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। वह व्यक्ति अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जनरल कैमरून का अभियान विजयी था। दुर्भाग्य से बाद वाले को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा उसके कामों से उसकी अधीरता का पता चलता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम युद्ध के बाद की रिपोर्ट बनाना और युद्ध में शामिल योद्धाओं को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कृत करना था। किसी के पास उसके साथ पार्टी करने का समय नहीं था। जनरल कैमरून ने जनरल क्यू युवानजू और बाकी अधिकारियों से कहा कि वे वापस जाएं और कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को अस्पताल भेजें। वह उनके स्वास्थ्य लाभ को बहुत महत्व दे रहे थे तथा ये सुनिश्चित कर रहे थे कि प्रत्येक घायल को सर्वोत्तम उपचार मिले। सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। वांग टेंग को फिर से प्रकाश बल उपचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार अंधेरे प्रेत के हमलों का मुकाबला करने के लिए इसका प्रभाव अद्भुत था। यह अच्छी बात थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अतीत में उनकी अनेक महान उपलब्धियों से मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे और इसके लिए उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब वे उनके अधिक करीब महसूस करते थे और उनका अधिक समर्थन करते थे। वह निश्चित रूप से शीघ्र ही रैंक में ऊपर उठेगा तथा उसके सामने सामान्य योद्धाओं के विपरीत एक उज्जवल भविष्य होगा। फिर भी वह घमंडी नहीं था। वह जमीन से जुड़ा हुआ था और उनसे बातचीत करते समय मजाक करता था। यह बताना मुश्किल था कि वह युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह उनका सम्मान और प्यार कैसे न पा सके। अल्पविराम। महान कियान साम्राज्य में तूफान उठ रहा था। रक्षा गृह संख्या 29 से समाचार भेजा गया। उच्च अधिकारियों में से कई लोगों को इस मामले के बारे में पता था और वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए भेजा। ... परिणाम ये हुआ कि मानव ने सचमुच एक शानदार जीत हासिल कर ली थी और वह शीघ्र ही संपूर्ण रक्षा गृह संख्या 29 पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। हॉन्फना। हर कोई सदमे में था। महान कियान ग्रह पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल सैन्य किला स्थित था जो राजधानी से भी बड़ा था। युद्ध किले में कई भारी हथियार स्थापित किए गए थे जबकि ऊपर हवा में जहाज तैर रहे थे। सुरक्षा कड़ी थी। शक्तिशाली आभा वाले मार्शल योद्धाओं की टीमें किसी भी असामान्यता की तलाश में गश्त लगाती थीं। सभी व्यवस्थाओं ने किले को एक कठोर और ठंडा वातावरण प्रदान किया। यह एक निषिद्ध भूमि थी। ये किला धरती पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कोई भी वहां गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पहले स्थान पर था ग्रेट कियान पैलेस। पूर्व में ये साम्राज्य की सेना का मुख्यालय था, एक ऐसा स्थान जिसका सभी लोग सम्मान करते थे और जिसका हिस्सा बनने की लालसा रखते थे। किसी भी जनरल के लिए उस स्थान में प्रवेश करना बड़े सम्मान की बात थी। महान कियान साम्राज्य अपनी सेना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। ऐसा विशेषाधिकार मार्शल योद्धाओं द्वारा दिए गए रक्त और जीवन का परिणाम था। आम जनता के पास अंधेरे ताकतों को रोकने के लिए विभिन्न रक्षागृहों पर तैनात सभी सेनानियों के बिना शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने का कोई मौका नहीं होगा। इसके अलावा वहां तैनात सेनापतियों के पास मजबूत सैन्य शक्ति और अद्भुत युद्ध कौशल था। कोई भी सेना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संक्षेप में कहें तो सेना का दर्जा पवित्र था। उनके लिए केवल सम्मान था। तभी किले के एक हॉल में अचानक प्रकाश की किरणें प्रकट हुई। वे होलोग्राम थे, असली इंसान नहीं।
फिर भी वे बिल्कुल असली लग रहे थे। कोई भी कुछ नहीं बोला, सभी लोग हॉल के चारों ओर चुपचाप बैठे रहे। सभी लोग, रक्षा गृह संख्या 29 पर लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक शांत आवाज ने कहा जो हॉल में गूंज उठी। बोलने वाला व्यक्ति हॉल में नहीं था। आवाज कहीं से आती हुई लग रही थी, मानो किसी दूसरे आयाम से आ रही हो। हर कोई इसका आदी था। सवाल सुनते ही वे शांत तो थे, लेकिन थोड़ा उदास भी थे। वे सोच रहे थे कि जवाब कैसे दें। आवाज ने दूसरा सवाल पूछा, क्या अन्य रक्षा ग्रहों पर भी कुछ असामान्य है? एक अधीर जनरल ने जवाब दिया, कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। उसकी पोशाक के आधार पर उसके जनरल रैंक का पता लगाया जा सकता था। किसी ने कहा, डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 पर लड़ाई असामान्य थी। यह एक और जनरल था। एटक नोबल एट। ये सही है, यह असामान्य था। सभी लोग तुरंत समझ गए और सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि हमारे लोगों ने समय रहते इसका पता लगा लिया और लड़ाई जीत ली। यह अप्रत्याशित था, उनमें से एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने बाद वाले को सार्थक नजरों से देखा। वे जानते थे कि रक्षा गृह संख्या 29 पर लड़ाई जीतने वाला कमांडर इस व्यक्ति के संरक्षण में था। सभी उपस्थित लोगों में यह मौन सहमति थी कि कोई भी वहां परेशानी पैदा नहीं करेगा। हाल ही में हुई लड़ाई बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी गई। उन्होंने अंधेरे भूतों की योजना को समझ लिया और बड़ी सफलता हासिल की। कोई भी ढीला छोड़ नहीं पा सका। सेना में कई गुट थे, लेकिन सभी का दुश्मन एक ही था, वे अंततः एकजुट थे। यही मुख्य कारण था कि सेना इतनी आगे बढ़ पाई थी। यदि सेना में सभी लोगों के बीच अच्छे संबंध हो तो शाही परिवार को संभवतः चिंता होने लगेगी। आखिरकार जब हित दांव पर लगे तो प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। यह तो हमेशा से ही होता आया है। वैसे भी जब उन्होंने अधिकारी की बातें सुनी तो किसी ने कहा, यह सही है। हर कोई अंधेरे प्रेत की योजना को नहीं समझ सकता। बल में अपने सभी वर्षों में मैंने कभी किसी को दुश्मन की योजनाओं को पहले से उजागर करते नहीं सुना। अंधकार में प्रेत मनुष्यों से पूरी तरह भिन्न थे, जिसके कारण उनके बीच घुसपैठ करना असंभव था, इसलिए वे उनकी योजनाओं का पता नहीं लगा सकते थे। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा निष्क्रिय पक्ष में रहा। हालांकि इस बार उन्होंने पहल की। यह एक अभूतपूर्व प्रगति थी। ओह हाँ, वांग टेंग नाम के युवा लड़के ने इस योजना की खोज की है। शांत आवाज ने आश्चर्य से कहा। वह सिर्फ एक दिव्य योद्धा है, लेकिन उसके पास ब्रह्मांड मंच विशेषज्ञ को घायल करने की क्षमता है। दिलचस्प है। शब्दों के आधार पर यह बताना आसान था कि वक्ता को युवा नायक में अत्यधिक रुचि थी। युद्ध के मैदान में वांग टेंग के शानदार प्रदर्शन की भी चर्चा हो चुकी थी। सभी जनरलों को उनके शानदार युद्ध रिकॉर्ड के बारे में पता था। सबकी आंखों में कौतूहल था। यहां तक कि उनके जैसे ताकतवर लोग भी हैरान थे। क्या प्रतिभा है। वे युवा होने पर भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि उसे पाकर से कुछ शिकायत है ना? वे राजधानी में लड़े थे। कई लोगों को इस बारे में पता चल गया, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी ने जोर से सोचा, वांग टेंग उस समय इतना शक्तिशाली नहीं था। वह अधिक से अधिक एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा को घायल कर सकता था, लेकिन उसने तेजी से प्रगति की। ऐसा लगता है कि वह रक्षा गृह संख्या 29 पर अपने समय के दौरान बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। अरे वाह, यह ऐसी प्रतिभा है जो लाखों सालों में कभी नहीं देखी गई। किसी ने कहा। हा, पाकर चिंतित होंगे, एक और ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों के पास शक्तिशाली पद और क्षमताएं थीं। कोई भी पाकर से नहीं डरता था। उनमें से कई लोग मुस्कुराने लगे और क्षितिज पर संभावित शो की प्रतीक्षा करने लगे। हमें उसे तब तक बचाना होगा जब तक वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता। वह सेना का हिस्सा है, हम उसके जैसी प्रतिभा को कुछ भी होने नहीं दे सकते, उपस्थित लोगों में से एक ने कहा। सही है, वह हमारा आदमी है। हम किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। हम देखते हैं कौन कोशिश करने की हिम्मत करता है। अल्पविराम। सभी जनरलों ने तुरंत अपना माता पिता वाला मोड चालू कर दिया, ताकि वे वांग टेंग की रक्षा कर सकें। उन्हें दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और न ही उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से डर था जो उनके खिलाफ कदम उठाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह ठीक है, ये लड़का लीग ऑफ टैलेंट्स में भाग लेने जा रहा है ना? लगता है इस बार सेना सुर्खियों में रहेगी। यह अच्छी बात है। हमारी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी, और अधिक प्रतिभाएं हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी। कितना अप्रत्याशित। हमने कुछ नहीं किया और एक प्रतिभा हमारे हाथ में आ गई। किसी भी तरह से वांग टेंग ने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया है, इनाम तो मिलना ही चाहिए। मैंने सुना है कि वह पहले से ही कर्नल है, रैंक में पदोन्नति अनुचित होगी। हम उसे पहले राष्ट्रीय सैन्य पदक दे सकते हैं। राष्ट्रीय सैन्य पदक। उसे अपनी योग्यता के अनुसार इसे पाने का अधिकार है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैं, ये भी उसकी सुरक्षा का एक तरीका है। हाँ, चलो उसे ये दे देते हैं। अल्पविराम। इस तरह वांग टेन को महान सम्मान मिलने का फैसला हुआ। कोई भी कभी नहीं सोच सकता था कि कुछ वाक्यों के कारण उसे पदक दिया जाएगा। महान कियान साम्राज्य में ऐसे पदक बहुत कम दिए गए थे, और फिर भी यह एक दिव्य योद्धा को दिया जाने वाला था। यदि युवा नायक ने इतना बड़ा योगदान न दिया होता तो उसकी निंदा की जाती। ठीक है, इनाम की बात यही खत्म। मुझे आप सभी को कुछ और महत्वपूर्ण बात बतानी है, शांत स्वर में कहा। हॉल में फिर से शांति छा गई। जब आप वापस जाएं, तो कृपया सभी ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करें। यहां तक कि शैतान का अंडा भी दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यह अंधकार में प्रेत युद्ध एक संयोग नहीं है। सबके दिलों की धड़कन रुक गई। वे गंभीर हो गए। ये बात उनके दिमाग में भी थी। वे कई सालों से भूत प्रेतों के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर वे इसका पता नहीं लगा पाते तो वे बहुत पहले ही मर जाते, और कभी इतने ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। एट नोबल एट। हाँ, सभी ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करना। फिर वह आवाज फिर से नहीं सुनाई दी। पूरा हॉल शांत हो गया। होलोग्राम गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड में सभी लोग चले गए। हॉल खाली हो गया, मानो वहां कोई था ही नहीं। अल्पविराम। राजधानी शहर में एक सुनहरे और भव्य हॉल में एक युवक क्रॉस लेग्ड मुद्रा में साधना कर रहा था। सुनहरी रोशनी की किरणें उसके शरीर में समा रही थी, जिससे उसका आभामंडल और मजबूत हो रहा था। साधना की गति से युवक की उच्च प्रतिभा का पता चलता था। साथ ही उसका शास्त्र भी उच्च कोटि का था। इन दोनों में से किसी भी बात का अर्थ ये था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस युवक के काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वह एक सुंदर व्यक्ति था जो एक शानदार आभा के साथ साथ एक महान वाइब भी देता था। कुछ समय तक साधना करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। अंदर आए। उसके मुंह से एक ठंडी और दूर की आवाज निकली। बड़े हॉल के बाहर कोई शोर नहीं सुनाई दिया। आदेश दिए जाने के बाद केवल कदमों की आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति तेजी से अंदर आया। अगर वांग टेंग वहां होता तो वह उस आदमी को पहचान लेता। ये लू किंग था, जिसने स्वेट को उससे छीन लिया था। वह तीसरे राजकुमार का अधीनस्थ था। महाराज। लू किंग अंदर आया और आदरपूर्वक झुका। साधना करने वाला व्यक्ति महान कियान साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था। तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजकुमार ने शांति से पूछा। महाराज, नीचे के लोगों ने ये रिपोर्ट भेजी है। कृपया इसे देख लें। लू किंग ने दस्तावेज को रईस को सौंपने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। राजकुमार ने दूसरे की तरफ देखा, फिर पत्र खोला। उसने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और भौहें सिकोड़ ली। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लू किंग ने राजकुमार के हाव भाव देखे और समझ गया कि मूड खराब हो गया है। राजकुमार गुस्से में था। नौकर एक तरफ खड़ा था, डर के मारे कांप रहा था। उस समय वह अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना बड़ा काम पूरा कर लेंगे। अतीत में उसने केवल तभी महसूस किया था कि वांग टेंग एक घमंडी व्यक्ति था जब उसने उसे रक्षा गृह नंबर 29 पर देखा था। उसे तीसरे राजकुमार की भी परवाह नहीं थी। वह उस युवक के प्रति घृणा से भर गया। चूंकि उसने राजकुमार को नाराज किया था, इसलिए उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, भले ही वह प्रतिभाशाली हो। पर अब दूसरा पक्ष अभी भी जीवित और क्रियाशील था, और वह भी काफी अच्छी स्थिति में। तीसरा राजकुमार अब उसे पहले की तरह आसानी से छू नहीं सकेगा। वह बहुत भाग्यशाली है, तीसरे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। हाँ, वांग टेंग सिर्फ एक दिव्य योद्धा है, उसकी सारी योग्यताएं किसी बेहद भाग्यशाली संयोग के कारण ही है। हो सकता है कि उस ग्रह के जनरलों ने उसकी मदद की हो। वह अकेले ये सब हासिल नहीं कर पाएगा। लू किंग ने सहमति जताई। परिणाम के आधार पर सेना में उच्च अधिकारी जल्द ही उस पर ध्यान देंगे। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे अपने संरक्षण में आने का एक और मौका दे सकता हूं, तीसरे राजकुमार ने कहा। लू किंग चौंक गया। राजकुमार अभी भी वांग टेंग को अपने पास खींचना चाहता है, लेकिन युवक के व्यक्तित्व के आधार पर वह निश्चित रूप से असहमत होगा। उसके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, तुम्हारी कृपा का सौभाग्य पाना उसके लिए सम्मान की बात है।